सुरेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड या जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं के बारे में बताना प्रारंभ किया था, उसका डायग्राम बनाया था और उसका सारा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये दो पिंडों से मिलकर बनी होती है। एक बड़ा पिंड होता है जिसको अग्रपाली और छोटे पिंड को पश्चपाली कह रहे होते हैं। अग्रपाली का टेक्निकल नाम बताया था एडिनोहाइपोफाइसिस और पश्चपाली का टेक्निकल नाम बताया था न्यूरोहाइपोफाइसिस। या तो एंटीरियर लोब, उसी को हम नाम क्या देते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, या पोस्टीरियर लोब, उसी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। और पुनः ये तीन भागों से मिलकर के बने थे। मैंने ये कहा था कि एडिनोहाइपोफाइसिस वाला भाग पीयूष ग्रंथि का लगभग 75% भाग बनाता है, जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा 1/4 या 25% भाग पीयूष ग्रंथि का बनाया जाता है। अब देखिए, एडिनोहाइपोफाइसिस में मैंने 3 पार्ट आपको बताए थे, जिसमें एक पार्ट ट्यूबुलिस था, एक पार्ट इंटरमीडिएट था और एक पार्ट डिस्टैलिस था। इसी तरह से पोस्टीरियर या न्यूरोहाइपोफाइसिस में एक आपको बताया था मीडियन एमिनेंस, एक बताया था इन्फंटिबुलम और एक नाम दिया था पार्स नर्वोसा। ठीक है, आज उसी पिट्यूटरी ग्लैंड को और कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हुए उसमें हम बता रहे होते हैं दोनों पार्ट से स्रावित होने वाले हार्मोन्स। पहला पार्ट या पहला जो पिंड है वो क्या है एडिनोहाइपोफाइसिस। इसीलिए देखिए यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है सीक्रेटेड हार्मोन्स बाय एडिनोहाइपोफाइसिस एंड देयर फंक्शंस, अर्थात अग्रपाली के द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य। ठीक है ना, एडिनोहाइपोफाइसिस कौन से हार्मोन को स्रावित करती है और उन हार्मोन्स के क्या फंक्शंस होते हैं, ये हमें इसमें बताना है। साथ में हम ये भी बता रहे होते हैं कि उन हार्मोन्स के द्वारा अगर वो बहुत अधिक मात्रा में हाइपर सीक्रेट हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और हाइपो सीक्रेट हो अल्प स्रावित हो तब क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से कुछ डिजीज या रोग हो जाते हैं, उनके बारे में भी साथ साथ बताते चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एडिनोहाइपोफाइसिस वाले भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन को लिखते हैं। पहले नंबर का हार्मोन जिसको हम नाम दे रहे होते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या इसी का दूसरा नाम होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ठीक है। अब देखिए, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन को हम चाहें तो इसको STH भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, और इसको नाम क्या दे सकते हैं GH, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन क्या करेगा ये अपने को इसमें बताना है। क्लियर हो गया। अब देखिए, ये जो यहाँ पर सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन है या जिसका नाम क्या दिया आपने ग्रोथ हार्मोन, ये हार्मोन हमारे शरीर में या ह्यूमन बॉडी में मुख्य वृद्धि का प्रेरक हार्मोन होता है। अर्थात हम ये कह रहे होते हैं कि यह हार्मोन शरीर वृद्धि का मुख्य प्रेरक होता है। मुख्य प्रेरक होता है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि यह हार्मोन हमारे शरीर में वृद्धि करने वाला
मुख्य प्रेरक माना जाता है। मुख्य रूप से ये मानते हैं कि यही हार्मोन हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, क्या करता है यह शरीर की अस्थियों एवं पेशियों के विकास तथा संयोजी ऊतक की वृद्धि संयोजी ऊतक की वृद्धि एवं कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अर्थात क्या बताना पड़ेगा कि ये हमारे शरीर में पेशियों की वृद्धि विकास, अस्थियों की वृद्धि विकास, संयोजी ऊतक की वृद्धि विकास एवं कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। इस हार्मोन का शरीर में लंबी अस्थियों पर अधिक प्रभाव होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम कह रहे होते हैं यह शरीर में ऊतक की क्षति को रोकता है। ऊतक के क्षय को रोकता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ऊतक की क्षति नहीं होने देता। ठीक, इसके साथ साथ हम कह रहे होते हैं यह वसा के विघटन एवं उसके उपयोग को प्रेरित करता है। अर्थात वसा का विघटन करता रहता है तथा उसके उपयोग को बढ़ाता है, उसके उपयोग को प्रेरित करता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम कह रहे होते हैं यह दुग्ध श्रवण को या दुग्ध स्राव को उद्दीपित करता है। इसका मतलब है दुग्ध स्राव की क्रिया को भी बढ़ाता है तथा
इसके बाद हम कह रहे होते हैं यूरिया उत्सर्जन को एवं मूत्र निष्कासन को बढ़ाता है या प्रेरित करता है तथा या आप कह सकते हो यह एमिनो अम्लों से ग्लूकोज के संश्लेषण, किसके संश्लेषण? ग्लूकोज के संश्लेषण जिसको हम कह रहे होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस एवं ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण, जिसको हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या कह रहे होते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस संश्लेषण को बढ़ाता है। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं किसके द्वारा होती हैं? ग्रोथ हार्मोन के द्वारा। यह हार्मोन शरीर की वृद्धि का मुख्य प्रेरक होता है। यह शरीर की अस्थियों, पेशियों, संयोजी ऊतक और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। साथ में जो लंबी अस्थियां होती हैं उन पर अधिक प्रभाव होता है। वसा के इसके साथ साथ शरीर में ऊतक की क्षति को रोकता है। वसा के विघटन एवं उसके प्रयोग को प्रेरित करता है। और इसके बाद हम कह रहे होते हैं दुग्ध स्राव की क्रिया को भी उद्दीपित करता है। इसके बाद यूरिया का उत्सर्जन और मूत्र विसर्जन या निष्कासन को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ जो लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस क्रियाएं होती हैं उनको भी बढ़ाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि अमीनो अम्ल से ग्लूकोज का संश्लेषण करवाता है तथा ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है तब हम इस क्रिया को क्या कह देते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है ना। अब देखिए इसके पश्चात आगे हम लेते हैं ये जो हार्मोन मैंने बताया था, इस हार्मोन के अल्पस्राव और अतिस्राव से होने वाले रोग, अर्थात क्या बोलेंगे? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन के अल्पस्राव एवं अतिस्राव, हाइपर सीक्रेशन से होने वाले रोग, ठीक है ना। पहले तो देखिए मैंने बताया था कि कौन सा हार्मोन स्रावित हुआ और वो हार्मोन क्या करता है। उसके बाद फिर उस हार्मोन के अल्पस्राव से या अतिस्राव से जो रोग होते हैं उन रोगों के बारे में यहाँ पर
बताया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, वृद्धि हार्मोन के अल्पस्राव एवं अतिस्राव से होने वाले रोगों में एक जो रोग होता है उसको कह रहे होते हैं बौनापन। क्या कह रहे होते हैं? बौनापन। इसको कहा जाता है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म। ठीक है। अगर ये वृद्धि हार्मोन का स्राव कैसा हो? अल्प, अर्थात हम कह सकते हैं वृद्धि हार्मोन के अल्प स्राव से, तो वृद्धि हार्मोन को शॉर्ट में हम GH भी कह सकते हैं कि अल्प स्राव से व्यक्ति कैसा रह जाता है? बौना। ठीक है, कैसा हो जाता है? बौना हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति नपुंसक एवं बांझ होते हैं। स्टेरिल, बांझ होते हैं जिन्हें मिजेट्स कहा जाता है। जिन्हें मिजेट्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहे होते हैं? मिजेट्स। अर्थात इस हार्मोन क्या अगर अल्प स्राव होता है तो अल्प स्राव के कारण क्या होता है? जो व्यक्ति है वो बौना रह जाता है, अर्थात उसकी लंबाई सामान्य से काफी कम होती है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति बौना होगा। और ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? न्यूटर होते हैं, नपुंसक होते हैं तथा स्टेरिल होते हैं, संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, जिन्हें क्या कहा जा रहा होता है? मिजेट्स कहा जा रहा होता है। आगे हम कह रहे होते हैं लेकिन बुद्धि के विकास में सामान्य होते हैं। इनमें बुद्धि का जो विकास होता है वो कैसा होता है? सामान्य होता है। ठीक। आगे हम कह रहे होते हैं वयस्क मीन्स एडल्ट में अल्प स्राव के कारण दुर्बलता आती है तथा जनन क्षमता कम हो जाती है। जनन क्षमता कम हो जाती है। कम हो जाती है। बौनेपन को एटिलियोसिस भी कहा जाता है। एटिलियोसिस कहा जाता है। ठीक है। इसके पश्चात देखिए दूसरा नाम हम लेते हैं यहाँ पर सिमंड्स रोग। किसका रोग? सिमंड। इसको हम यहाँ पर नाम दे रहे होते हैं सेकंड, क्या लिख देते हैं? सिमंड रोग। अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहें
डिजीज ठीक है। कौन सा रोग हो गया? सीमंट। अब इस सीमंट रोग में हम बता रहे होते हैं कि पूर्ण वृद्धि के पश्चात ग्रोथ हार्मोन के अल्पस्राव से मनुष्य में ऊतक क्षरण प्रारंभ हो जाता है। ऊतक क्षरण प्रारंभ हो जाता है। इस कारण से मनुष्य समय से पहले वृद्ध होने लगता है। तथा कमजोर हो जाता है। ठीक है। क्या होता है इसके कारण? अगर उसमें पूर्ण वृद्धि हो जाती है, पूर्ण वृद्धि के पश्चात अगर ग्रोथ हार्मोन वहां पर हाइपो सीक्रेट होने लगे तो उस व्यक्ति में जो ऊतक हैं वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं और इस कारण से वह व्यक्ति समय से पहले वृद्ध होने लगता है तथा कमजोर हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए थर्ड, इसको हम कह रहे होते महाकायता। इसको कहा जाता है गिगेंटिज्म। महाकायता का मतलब क्या होता है कि यदि ग्रोथ हार्मोन बाल्यकाल अवस्था में अधिक स्रावित होता है या बहुत अधिक मात्रा में सीक्रेट होता है तो जो मनुष्य है उसकी लंबाई अधिक हो जाती है, लगभग 7 से 8 फुट हो जाती है, क्योंकि उनके हाथ और पैरों की अस्थियां लंबी हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत एबनॉर्मल दिखाई देता है, भीमकाय शरीर दिखाई देता है, बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है ना। क्यों होता है? क्योंकि हाथ पैरों की अस्थियां कैसी हो जाती हैं? लंबी हो जाती हैं, अर्थात व्यक्ति या मनुष्य की लंबाई सामान्य से ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना। यहां पर हम कह रहे होते हैं ग्रोथ हार्मोन के बाल्यकाल में अतिस्राव से मनुष्य की लंबाई अधिक हो जाती है, अर्थात 7 से 8 फुट तक, क्योंकि हाथ
पैरों की अस्थियां कैसी हो जाती है? लंबी हो जाती हैं। अस्थियां लंबी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। ठीक है ना? इसलिए क्या होता है कि उनकी लंबाई सामान्य से अधिक हो जाती है। इसको हम कह रहे होते हैं महाकायता। इसके पश्चात आता है एक्रोमेगली। क्या आती है? एक्रोमेगली। एक्रोमेगली को कह रहे होते हैं अग्राती कायता। अग्राती कायता, एक्रोमेगली। एक्रोमेगली को बोला जाता है अग्राती कायता। क्या बोला जाता है? अग्राती कायता। ठीक है। अब देखिए इस अग्राती कायता में क्या होगा। इस अग्राती कायता में हम क्या बताएंगे? इस अग्राती कायता में हम बता रहे होते हैं कि जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें ग्रोथ हार्मोन के अतिस्राव के कारण क्या होते हैं, जो जबड़े की और चेहरे की अस्थियां होती हैं वो लंबी हो जाती है, चेहरा देखने में कुरूप लगने लगता है। ठीक है ना? तो इसलिए यहां पर हम कह रहे होते हैं ग्रोथ हार्मोन के वयस्क अवस्था में अतिस्राव से ठीक है, अतिस्राव से जबड़ों की अस्थियां लंबी गालों की अस्थियां उभरी हुई तथा हड्डियां या हड्डियों की लंबाई हड्डियां लंबाई की तुलना में, ऐसे लिखना है। ठीक है ना? लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ी हो जाती हैं, इस कारण से शरीर में अनुपातहीन वृद्धि तथा चेहरा कुरूप एवं शरीर बेडौल
बेडौल हो जाता है, हो जाता है। इसी को क्या कह रहे होते हैं? अग्राती कायता। अग्र भाग में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अर्थात इसी को एक्रोमेगली कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है। कभी कभी कशेरुक दंड के जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, के झुकने के कारण या झुकने से कायफोसिस रोग हो जाता है। कायफोसिस, जिसको कह रहे होते हैं कुबड़ निकल जाना। जैसे ऊंट में होता है ना कुबड़, ठीक है ना। कायफोसिस या कुबड़ रोग हो जाता है, रोग हो जाता है। ठीक है। इस तरह से एडिनो हाइपोफाइसिस से पहला हार्मोन आपने बताया था ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के कार्य बता दिए। फिर इस ग्रोथ हार्मोन के अल्पस्राव और अतिस्राव से होने वाली बीमारियां, पहला बौनापन बताया था, दूसरा सिमन रोग बताया था, तीसरा महाकायता बताया था, चौथा क्या है? अग्राती कायता। ठीक है ना। इसके पश्चात इसमें दूसरा जो हार्मोन है उसको हम कह रहे होते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, इसको भी चाहो तो जीएच कह सकते हो, लेकिन ये ग्रोथ हार्मोन नहीं है। क्या है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। गोनेड को क्या होते हैं? जनद होते हैं। नर और मादा के जो जनद होते हैं उनको हम क्या कह रहे होते हैं? गोनेड कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? गोनेड। इसलिए नाम क्या रखा गया इसका? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है ना। अब देखिए ये जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन नर एवं मादा में क्रमशः वृषण, नर जनक कौन होते हैं? वृषण एवं अंडाशय को उत्तेजित करता है, को उत्तेजित करता है। ठीक है। यह हार्मोन नर एवं मादा में जननांगों को परिपक्व एवं क्रियाशील बनाता है, को परिपक्व एवं क्रियाशील बनाता है। ठीक है। अर्थात जो नर
में वृषण होते हैं और मादा में अंडाशय होते हैं। इन जननांगों को क्या करता है, ये परिपक्व और उनको क्रियाशील बनाता है। इसके साथ गुप्तांगों, कोमा जनन ग्रंथियों तथा सहायक जनन अंगों, सहायक जनन अंगों की सक्रियता को भी बढ़ाता है, ये दो प्रकार का होता है। ये हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। इसमें कितने भाग आ जाते हैं, दो भाग आ जाते हैं। एक आता है जिसे हम कह रहे होते हैं FSH और दूसरा होता है, इसको कह रहे होते हैं LH या फिर इसका नाम होता है ICSH, ठीक है। क्या नाम होगा, ICSH। FSH को कह रहे होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH या ICSH को कह रहे होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। क्लियर है, ओके।